बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ये फेलोस, आज हम जो स्पेशल सेशन करने जा रहे हैं वो है एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 पर। इस एक्ट को पढ़ने के लिए, इसको कंप्रीहेंड करने के लिए मैंने 7 क्वेश्चन फार्मूलेट किए हैं, कीपिंग इन व्यू द पैटर्न ऑफ द पेपर सेटर। इसको हम दोनों एस्पेक्ट से पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव के हवाले से भी और ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी। और पहले मैं आपके सामने 7 क्वेश्चन जो फार्मूलेट किए हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर्स में या तो पूछे गए हैं या प्रोबेबल क्वेश्चन फार्मूलेट हो सकते हैं। और फिर हम इन क्वेश्चंस को इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 और लेटेस्ट जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट की इस एक्ट पर आई हैं उसके हवाले से इनके आंसर लेंगे। पहला क्वेश्चन जो फार्मूलेट किया है वो है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोमलगेशन ऑफ एटीए एक्ट 1997 एंड डिस्कस इन डिटेल व्हाट टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस आर ट्राइबल अंडर एटीए 1997। दूसरा क्वेश्चन है, offences which fall within the definitions of terrorism under section 6 and 7, discuss meaning, scope and import of term terrorism defined in section 6 of AT 1997 in the light of landmark judgment of Supreme Court reported as PLD 2020 Supreme Court page 61. Question number 3 है, what are the distinctive features of ATA Act 1997? और क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 सबसेक्शन 10, ट्रायल एब्सेंशिया कैन बी कंडक्टेड ऑफ द एब्सकॉन्डर। इज दिस नॉट अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द एक्यूज? डिस्कस इन द लाइट ऑफ लैंडमार्क जजमेंट रिपोर्टेड एज 2008 SCMR पेज 8 to 9। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ कोऑर्डिनेट ऑफेंस ऑफ ATA offenses is compoundable and is compounded by the party, what will be its impact on the case? Discussed in the light of landmark judgment reported as PLD 2019 Supreme Court page 749। Question number 6 है, on what grounds any organization can be declared proscribed organization? Furthermore, discuss in detail the procedure of proscribing and deproscribing any organization and what measures can be taken against proscribed organization by the federal government। Question number 7, what do you understand by the term fourth scheduler? Who and on what grounds name of the proscribed person is entered in fourth schedule? What actions can be taken against that person, against the fourth scheduler, and what remedies are available to him? ये फेलोस, अगर सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करें कि what is the object of promulgation of ATA Act 1997 and discuss in detail what types of offences are tribal under this act। ये fellows, as I stated earlier कि किसी भी एक्ट के अंदर जो उसका प्रीएम्बल दिया होता है वो उसके ऑब्जेक्ट को, पर्पस ऑफ प्रोमलगेशन को या इनेक्टमेंट को स्पेल आउट करता है, इनिशिएट करता है। इसी तरह इस एक्ट का प्रीएम्बल जो है वो भी इसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक हमें बताता है। जब हम इसका प्रीएम्बल पढ़ता है तो इसके बुनियादी तौर पे 3 मकासद जो हैं वो इस एक्ट के प्रीएम्बल ने हमें बताए हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट बताया है वो ये है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, यानी दहशतगर्दी की रोकथाम। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ सेक्टेरियन वायलेंस, फिरका वारियत की रोकथाम। और तीसरा, फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ हीनियस ऑफेंसेस। जब हम सारे एक्ट को पढ़ते हैं, इसके 40 के 40 सेक्शंस को अलॉन्ग विद 5 शेड्यूल को, तो ये बात सामने नजर आती है कि ये जो बकिया सारे का सारा एक्ट है, दैट इज इनेक्टेड इन परसुएंस ऑफ दीज 3 ऑब्जेक्ट्स। अब जब इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं इस क्वेश्चन का कि कौन कौन सी अकसाम के टाइप्स के ऑफेंसेस जो हैं वो ट्राइबल हैं अंडर दिस एक्ट, तो उससे भी ये बात जो है वो फर्दर इंडोर्स होती है कि इन ऑब्जेक्ट्स के हुसूल के लिए आगे जो ऑफेंसेस हैं ट्राइबल अंडर दिस एक्ट जो है वो दिए गए हैं। सबसे पहला अगर देखा जाए तो
पहली किस्म के जो ऑफेंसेस ट्राइएबल हैं वो प्योरली टेररिज्म के ऑफेंसेस हैं, यानी वो ऑफेंसेस जो दहशतगर्दी के ऑफेंसेस हैं और वो सेक्शन 6 जो डेफिनेशन टेररिज्म की दी गई है उसमें फॉल करते हैं और उसकी पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 7 में दी गई है। इन दोनों में जो फॉल करते हैं पहली किस्म के ऑफेंसेस हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो ऑफेंसेस हैं जो दहशतगर्दी की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। दूसरी किस्म के ऑफेंसेस वो हैं जो कि इस एक्ट के अपने दिए गए हैं। सर्टेन ऑफेंसेस आर रिलेटिंग टू द सेक्टेरियन वायलेशन एंड वायलेंस एंड सर्टेन ऑफेंसेस आर रिलेटिंग टू द टेररिज्म। लेकिन इस एक्ट की बॉडी के अंदर खुद दिए गए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं कि वो कौन कौन से हैं। उनमें पहला ऑफेंस जो है वो सेक्शन 8 के अंदर दिया गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ एक्ट्स इंटेंडेड आर लाइकली टू स्टीर अप सेक्टेरियन हेट्रेड। दूसरा ऑफेंस है 11E4 के अंदर कि अगर एक फोर्स शेड्यूलर जो है ही एंटर्ड इनटू अ बॉन्ड विद द डीपीओ हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुलिस, उसकी अगर वो वायलेशन करता है तो 11EE4 के तहत वो पनिशेबल है। तीसरा जो है अगर कोई शख्स जो है वो दहशतगर्दी के लिए फंड रेजिंग करता है वो 11H के अंदर आता है। नंबर 4 है अगर कोई शख्स जो है वो वेयर करता है कोई यूनिफॉर्म या कोई डिस्प्ले करता है ऐसा आर्टिकल या कैरी करता है या कोई सिंबल कैरी करता है या डिस्प्ले करता है या कोई झंडा या कोई बैनर जो है किसी कल अदम तंजीम का उठाता है, डिस्प्ले करता है या उसकी यूनिफॉर्म पहनता है तो ये भी 11G के तहत जो है वो ऑफेंस है और ट्राइएबल अंडर दिस एक्ट है। 5वें नंबर पर मनी लॉन्ड्रिंग फॉर द पर्पस ऑफ टेररिज्म। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 अलहदा से मौजूद है, लेकिन इफ द मनी लॉन्ड्रिंग इज बीइंग डन फॉर द पर्पस ऑफ कमीशन ऑफ टेररिज्म तो उसका ट्रायल जो है वो इसके तहत होगा। ये 11K के अंदर दिया गया है। उसके बाद है सेक्शन 6 नंबर पर 6 नंबर ऑफेंस जो है वो है लिंचिंग। लिंचिंग ये है कि कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ या कोई मॉब जो है इस बिना पर ये कहते हुए कि इस शख्स ने कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो उस पर खुद जो है वो पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी डिकेट को पकड़ लेते हैं और उसको आप एक मॉब जो है वो उसे मार देता है, या जिस तरह सियालकोट के अंदर 2 बच्चों को पकड़कर जो है उन्होंने एक मॉब ने जो है वो मार दिया था। अगर ये मॉब जो है टेकिंग लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स, जो मेंबर्स ऑफ मॉब हैं वो किसी का कत्ल कर देते हैं, लिंचिंग करते हैं, तो ये 11WW के अंदर ये भी ऑफेंस है ट्राइएबल बाय दिस कोड। अब इसका जब हम सेक्शन 11WW इसके अलावा कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जैसे 37 के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दिया गया है कि दहशतगर्दी अदालत के पास ये इख्तियार है कि अगर कोई उसके ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं करता या उसको अब्यूज़ करता है या उसकी प्रोसीडिंग के अंदर इंटरफेरेंस करता है या ऑब्स्ट्रक्ट करता है या उसे स्कैंडलाइज करने की कोशिश करता है तो वो उसके पास ये इख्तियार है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चला सकती है और 6 मंथ तक जो है वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट उसे दे सकती है। सो एंड सो फोर्थ। इसकी बॉडी के अंदर जो ऑफेंसेस दिए गए हैं उसको हम कैटेगराइज इस तरह कर सकते हैं, ऑफेंसेस ऑफ द ATA कोड, ऑफेंसेस ऑफ द ATA कोड। अच्छा, ये जो पहले सेक्शन 6 और 7 है इसको हम फर्दर इस पे अलहदा से क्वेश्चन जो है वो फार्मुलेट किया है, इसको डिटेल के साथ मैं आपके सामने रखूंगा, इसलिए मैंने उसे सिर्फ टच एंड गो किया है। तीसरे नंबर पे जो ऑफेंसेस हैं वो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं। शेड्यूल्ड ऑफेंसेस का मतलब ये है कि वो ऑफेंसेस जो कि शेड्यूल के अंदर दिए गए हैं, जैसा कि सेक्शन 2T जो है वो डिफाइन करता है कि शेड्यूल ऑफेंसेस मींस एन ऑफेंस एज सेट आउट इन द 3rd शेड्यूल। जब हम इसके 3rd शेड्यूल को माइन्यूटली पेरूज करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर कुछ ऑफेंसेस दिए गए हैं वो ना तो इसके अपने ऑफेंसेस हैं और ना वो प्योरली दहशतगर्दी के ऑफेंसेस हैं, यानी वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेक्शन 6 या 7 के टच स्टोन पर पूरा उतरते हों, लेकिन चूंकि वो शेड्यूल के अंदर दे दिए गए हैं और इसका जो सेक्शन 34 है एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 का, वो ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट इम्पार्ट है कि कोई भी ऑफेंस जो है वो 3rd शेड्यूल के अंदर डाल सकती है और ये कह सकती है कि दिस ऑफेंस इज ट्राइएबल बाय द दहशतगर्दी अदालत। अब इसके अंदर जब हम देखते हैं तो पहला ऑफेंस है अबडक्शन और किडनैपिंग फॉर रैंसम 365A।
उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर सेक्शन का जिक्र नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बताया गया कि अबडक्शन और किडनैपिंग फॉर रैंसम, लेकिन चूंकि ये अबडक्शन और किडनैपिंग फॉर रैंसम पीपीसी का ऑफेंस है तो ये 365A हम लगाते हैं। उसके बाद इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा कि यूज ऑफ फायर आर्म्स और एक्सप्लोसिव बाय एनी डिवाइस इंक्लूडिंग बम ब्लास्ट इन अ मॉस्क, इमाम बारगाह, चर्च, टेम्पल और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप वेदर और नॉट एनी हर्ट और डैमेज इज कॉज्ड देयर बाय। कोई शख्स फायरिंग करता है किसी मस्जिद के अंदर किसी को हर्ट करने के लिए, फायरिंग वो करता है, हर्ट होता है या नहीं होता, किलिंग होती है या नहीं होती, एक्सप्लोड करता है किसी मस्जिद के अंदर, इमाम बार के अंदर, चर्च के अंदर, टेंपल के अंदर, यानी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स हैं उसके अंदर अगर कोई फायरिंग करता है भले उससे कोई जख्मी हुआ है या नहीं हुआ तो वो भी ट्राइएबल बाय दी दहशतगर्दी अदालत एंटी टेररिज्म कोर्ट होगा। इसी तरह अगर कोई शख्स फायरिंग करता है या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का यूज करता है विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द कोर्ट, आपने ये देखा कि रिसेंटली ये गुजरांवाला की अदालत के अंदर जो मर्डर हुआ है, अब वो अगर प्रेमिसेस से बाहर होता तो सेशन कोर्ट ने उसे ट्राई करना था, लेकिन चूंकि इसके शेड्यूल के अंदर लिख दिया गया कि अगर फायरिंग और यूज ऑफ एक्सप्लोसिव बाय एन डिवाइस इंक्लूडिंग बम ब्लास्ट इन दी कोर्ट प्रेमिसेस होती है तो वो ट्राइएबल बाय एंटी टेररिज्म कोर्ट होगा। और आपको आपके इल्म है कि ये वाला जो केस है ये ट्रांसफर होकर दहशतगर्दी अदालत के पास चला गया है सिर्फ इस बुनियाद पे ही कि ये अदालत की प्रेमिसेस के अंदर हुआ है। उसके बाद एक और जो ऑफेंस ट्राइबल बाय एंटी टेररिज्म कोर्ट इस शेड्यूल के अंदर दिया गया वो है हर्ट काज बाय क्रोसिव सब्सटेंस और अटेम्प्ट टू काज हर्ट बाय मींस ऑफ अ क्रोसिव सब्सटेंस। 336B, इसको डिटेल के साथ हमने पीपीसी को जब 336B पढ़ा हर्ट के चैप्टर को तो हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया कि क्रोसिव सब्सटेंस से मुराद जो है वो ऐसा सब्सटेंस है जो क्रोड करता है, आपकी स्किन को क्रोड करता है और खुदकार होता है, जिससे आपको जैसे मैंने एग्जांपल दी थी और इस पे जजमेंट्स भी आई कि अगर आप किसी शख्स को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाते हैं लाइटर से या किसी मैच बॉक्स से तो वो 336B में नहीं आएगा क्योंकि वो खुद कार नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप तेजाब किसी पे फेंकते हैं तो वो खुद झुलसाता है, खुद क्रोड करता है। अगर ऐसा सब्सटेंस जो कि खुद क्रोड कर रहा है आपकी स्किन को, खुद कार है, तो वो ऑफेंस जो है वो ट्राइएबल बाय दी एंटी टेररिज्म कोर्ट होगा। इसी तरह अनलॉफुल पोजेशन ऑफ एन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस और अबेटमेंट फॉर सच एन ऑफेंस अंडर द एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, यानी अगर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 का कोई ऑफेंस कमिट होता है तो वो भी शेड्यूल्ड ऑफेंस है और वो एंटी टेररिज्म कोर्ट ही उसे ट्राई करेगी। ये हमने पहला क्वेश्चन देख लिया कि बुनियादी तौर पे 3 तरह के ऑफेंसेस हैं जो ट्राइएबल हैं बाय दी टेररिज्म कोर्ट, दहशतगर्दी अदालत से। उसमें वो ऑफेंसेस जो कि सेक्शन 6 की डेफिनेशन पर पूरे उतरते हैं, वो ऑफेंसेस जो इसकी बॉडी के अंदर दिए गए हैं और वो ऑफेंसेस जो शेड्यूल के अंदर दिए गए हैं। अब डेलिब्रेटली मैंने पहले जो डेफिनेशन वाला था उसको अवॉइड इसलिए किया कि इस पर मैंने एक अलहदा से क्वेश्चन फार्मूलेट किया है और ये बड़ा पोटेंशियल क्वेश्चन है विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, और इसने सो फार जितनी भी दहशतगर्दी हवाले से जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हुई थी पाकिस्तान के अंदर उस सारी को कैटापल्ट कर दिया है और ये गुलाम हुसैन वर्सेस स्टेट जजमेंट के नाम से मशहूर हुई, 2020 में आई, PLD सुप्रीम कोर्ट पेज 61। इस पे ही क्वेश्चन फार्मुलेट किया है, डिस्कस मीनिंग्स स्कोप एंड इंपोर्ट ऑफ टर्म टेररिज्म डिफाइंड इन सेक्शन 6 ऑफ ATA 1997 in the light of landmark judgment of Supreme Court reported as PLD 2020 Supreme Court page 61। डियर फेलोज, इससे पहले यानी 2020 से पहले कौन से केसेस दहशतगर्दी अदालत में जाएंगे, किन पे 780 लगेगी और किन पे नहीं 780 लगेगी, ये डिटरमिन अमूमी तौर पे होता था पोस्ट कमीशन ऑफेंस के सर्कमस्टांसेस से। यानी एक ऑफेंस कमिट हुआ, उस कमीशन ऑफ ऑफेंस के दौरान जो हालातों वाक़यात बने उसको बुनियाद बनाकर ये लगाई जाती थी। अब आसिफ सईद खोसा साहब ने ट्रेस आउट करने की कोशिश की है कि एक्ट्स के अंदर और जजमेंट्स के अंदर किन बुनियाद पर 780 लगाई जाती थी। उन्होंने 5 वजूहात को आइडेंटिफाई किया, यानी इस जजमेंट से पहले। पहला ये था द ग्रेविटी ऑफ द एक्ट, यानी उसकी हीनियसनेस को मद्देनजर रखा जाता था।
फॉर एग्जांपल एक सियालकोट के अंदर इंसिडेंट हुआ, उसमें उन्होंने क्या किया कि जिस बंदे को उन्होंने कत्ल किया उसके पहले उन्होंने हाथ काटे, बाजू काटे, फिर उसका नाक काटा, फिर उसका गला काटा, यानी उसकी बॉडी को फिर म्यूटिलेट उन्होंने किया। तो इस तरह बारबेरियस अंदाज में अगर कोई ऑफेंस कमिट होता था तो हम उस पर 7-8 ये लगा देते थे कि ये ग्रेव अंदाज में, ग्रूसम अंदाज में इसकी कमीशन हुई है। या हम देखते थे कोई लीथल वेपन जो है वो इस्तेमाल हुआ है, कि जैसे वो क्या करते थे कि G3 के साथ एक ही बंदे पर कोई 200, 400, 500 गोली चला देते हैं, ठीक। या हम देखते थे प्लूरलिटी ऑफ कल्प्रिट्स, कि जो ऑफेंडर्स हैं वो एक बंदे को 100 बंदे ने मार दिया, तो प्लूरलिटी ऑफ कल्प्रिट्स से हम इसको गेज करते थे। फिर हम नंबर ऑफ विक्टिम से गेज करते थे कि आए वो उन्होंने 15 लोगों को मार दिया, एक ही गांव के 15 लोगों का मर्डर कर दिया, तो ये चीज़ों को हम मद्देनजर रखते थे। और आखिरी उन्होंने जो चीज़ आइडेंटिफाई की वो ये की कि इम्पैक्ट क्रिएटेड बाय द एक्ट एंड इफेक्ट ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी ब्रॉट अबाउट आर लाइकली टू बी क्रिएटेड इन द सोसाइटी ऑफ द एक्शन। ओवरऑल वो देखते थे कि जो एक्ट हुआ है उससे इन द माइंड एंड हार्ट्स ऑफ द पीपल कितना टेरर क्रिएट हुआ है, लोगों को कितना शॉकिंग लगा है, लोग कितने हॉरिफाई हुए हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 7-8 ये लगा दी जाती थी। लेकिन जब ये जजमेंट आई उसका ये नुकसान ये था कि हर दूसरा केस जो है वो ड्रैग कर लिया जाता था विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द दहशतगर्दी अदालत। जब दहशतगर्दी अदालत में किया जाता था तो वो ओवरबर्डन हो जाते थे। जब ओवरबर्डन होते थे और उसमें क्योंकि जो प्योर केसेस या जेन्युइन केसेस ऑफ टेररिज्म जो थे वो बहुत कम होते थे, तो उनको उसी तरह दूसरे केसेस के साथ ट्रीट करते हुए या उस लेवल की एविडेंस ना आते हुए उनको एक्विट कर दिया जाता था। तो एक्विटल रेट जो है वो कोई साल पहले जब ये जजमेंट दी गई है उससे पहले ये 4% था पूरे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के केसेस में। फिर इस पर तनकीद होना शुरू हुई कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का एक ऑन स्लॉट है, एक इतनी वेव है, लोगों को जो है वो विक्टिम निशाना बनाया जा रहा है। तो इसकी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर फ्लॉज हैं। जब इसको इवेल्युएट किया गया तो पता चला कि इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज ऑल इंक्लूसिव, ऑल इनकम्सिंग, इतनी कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन है कि उसके अंदर कोई भी चीज़ आप ड्रैग कर सकते हैं। अच्छा, जब खोसा साहब के पास लार्जर बेंच बना और खोसा साहब, आसिफ सिंह खोसा साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, उनके पास ये लार्जर बेंच को हेड कर रहे थे, ये केस आया, तो इन्होंने जब सारी चीज़ों को इवेल्युएट किया 1997 से टिल 2020 इन्होंने जो लॉज आए, जो जजमेंट्स आए, इस सारी जजमेंट के अंदर हर एक को इवेल्युएट किया, एग्जामिन किया और इंटरनेशनल लॉ जो दहशतगर्दी पर मौजूद था उसको इवेल्युएट किया और फिर इन्होंने एक फाइंडिंग दी और उन्होंने बताया कि अब जो ये फाइंडिंग दी गई है, जो इस पर पूरा उतरेगा वही दहशतगर्दी होगी। जब ये जजमेंट आई तो इसका टच स्टोन जो था वो इतना स्कोप इन्होंने नैरो डाउन कर दिया कि केसेस बहुत कम हो गए। आपको पता है कि ये गुजरांवाला के अंदर 3 अदालतें थी दहशतगर्दी की, इतने केसेस कम हुए कि एक दहशतगर्दी की अदालत ख़त्म हो गई। और केसेस भी अभी पिछले दिनों मैंने किसी इशू में पता करवाया था तो ओनली 7 केसेस वर अंडर ट्रायल। अब इस हवाले से ये सिग्निफिकेंट जजमेंट है कि वो कौन सी चीज़ें थी जो आसिफ सिंह खोसा साहब ने एक टच स्टोन बना के दे दी, जिस पर दहशतगर्दी का जो प्योर केस है दहशतगर्दी का वो बहुत कम इस पर पूरा उतरते हैं। जैसा मैंने बताया कि इससे पहले जो केसेस थे दहशतगर्दी की अदालत में इस बुनियाद पर जाते थे कि ऑफेंस जो था सीरियस था, ग्रेव था, ब्रूटल था, ग्रूसम था, मैकेबरी था, शॉकिंग था। लेकिन इन्होंने ये कहा कि अगर एक ऑफेंस ग्रूसम है, शॉकिंग है, मैकेबरी है, ब्रूटल है, बारबेरियस अंदाज में किया गया है, सिर्फ इस बुनियाद पर दहशतगर्दी की अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं बनाई जाएगी। बल्कि उन्होंने ये कहा कि जब सेक्शन 6 को हम पढ़ते हैं तो सेक्शन 6 के 2 सब सेक्शन है, एक सब सेक्शन 1 है और एक सब सेक्शन 2 है। अब सेक्शन जो 6 है उसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर केस
दहशतगर्दी की डेफिनेशन के अंदर लाना है, इसके परव्यू में लाना है, इस फोर कॉर्नर्स में लाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो केस है वो सेक्शन 6 के 1 के बी और सी के अंदर आए और सेक्शन 6 के 2 के अंदर आए। यानी वो एक्ट जो इन्यूमरेट करवाए गए सेक्शन 6(2) के अंदर, उनका ज़रूरी है कि वो सेक्शन 6(1) के बी और सी पर पूरा उतरे। अब ये जब हम इसको देखते हैं सेक्शन 6 को जब हम देखते हैं तो सेक्शन 6 आप भी निकाल लें। सेक्शन 6 को जब हम देखते हैं तो सेक्शन 6 के अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी। निकाल लें आप सेक्शन 6। अब ये देखें सेक्शन 6 ये कहता है इन दिस एक्ट टेररिज्म मीन द यूज और थ्रेट ऑफ एक्शन वेयर द एक्शन फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 2, यानी सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 के अंदर वो फॉल कर रहा है। सेक्शन 2 क्या है? वो कहता है इन्वॉल्व द डूइंग ऑफ एनीथिंग दैट कॉजेज डेथ, इन्वॉल्व्स ग्रीवियस वायलेंस अगेंस्ट अ पर्सन और ग्रीवियस बॉडी, इन्वॉल्व द डूइंग ऑफ एनीथिंग दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ। ये सो एंड सो फोर्थ एक लंबी फेरिस्त उन्होंने दी। आप किसी को मार देते हैं, ग्रीवियस हर्ट काज कर देते हैं, आग लगा देते हैं, यानी ये सारे के सारे एक्ट्स। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मार देते हैं या उसको हर्ट काज कर देते हैं, ये सेक्शन 6 का जब 2 पढ़ेंगे तो एक पूरी फेरिस्त है उसके अंदर। उनने कहा कि अब जो सेक्शन 2 के अंदर एक्ट्स दिए गए हैं, ये सेक्शन 6 का एक्ट सीरियस है, ये सेक्शन 6 का एक्ट सीरियस है। और इसका मेंसरिया कहाँ पे है? इसके सेक्शन 6(1) के बी और सी के अंदर। यानी अगर आपने 7 ATA लगानी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो एक्ट कमिट हुआ है वो सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 के अंदर आए और उसका जो मेंसरिया है वो सेक्शन 6 के 1 बी और सी के अंदर आए। अब इसका मेंसरिया बड़ा अहम है। मेंसरिया बी क्या है? बी कहते हैं द यूज और थ्रेट इज डिजाइन टू कॉज एंड इंटीमिडेट और ओवरऑल द गवर्नमेंट और द पब्लिक और अ सेक्शन ऑफ द पब्लिक और कम्युनिटी और सेक्ट और अ फॉरेन गवर्नमेंट और पॉपुलेशन और एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और क्रिएट अ सेंस ऑफ फियर और इनसिक्योरिटी इन सोसाइटी। अब इसका जब आप बी पढ़ते हैं वो कहते हैं कि या तो वो यूज करे या थ्रेट करे। किस चीज के साथ? उसके डिजाइन ये है, इंटेंशन उसकी ये है कि इसलिए कि वो गवर्नमेंट के लोगों को डराएगा धमकाएगा, पब्लिक के लोगों को डराएगा धमकाएगा, या किसी खास सेक्ट के लोगों को डराएगा धमकाएगा, या किसी फॉरेन गवर्नमेंट को डराएगा धमकाएगा, या कोई खास पॉपुलेशन है उसको डराएगा धमकाएगा, या मुआशरे के अंदर उसकी नीयत ये है कि एक खौफ व हिरास पैदा कर दे। ये उसका डिज़ाइन होना चाहिए, उसकी इंटेंशन होनी चाहिए। अब सी के अंदर क्या है? या तो इस डिज़ाइन के साथ सेक्शन 2 के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं वो कमिट करे, या सी के अंदर जो पर्पस दिया गया है उसके लिए ये सारा कुछ करे। पर्पस क्या है? द यूज और थ्रेट ऑफ इज मेड फॉर द पर्पस ऑफ एडवांसिंग अ रिलीजियस, सेक्टेरियन और एथनिक काज। यानी या वो मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली कोई काज है उसका, उसको एडवांस करने के लिए किसी को मार देता है, जैसे हजारा कम्युनिटी का मर्डर कोयटा के अंदर लोग करते हैं। Are intimidating and terrorizing the public, social sectors, media persons, business community, or attacking the civilians, including damaging property by ransacking, looting, arson, or by any other means, government officials, installation, security forces of law enforcement agencies. अब अगर मैं इसको प्रिसाइज करूं तो हमें बात इस पे ये समझ आई इस जजमेंट से। उन्होंने ये कहा कि भले 100 लोगों का आपने मर्डर कर दिया है, लेकिन अगर वो मर्डर आपने जाती रंजिश की वजह से किया है, पर्सनल वेंडेटा की वजह से किया है, अपनी एनिमोसिटी, क्लैनिश एनिमोसिटी की वजह से किया है, तो फिर ये दहशतगर्दी के 7 ATA के जुमरे में नहीं आएगा। इसलिए कि आपका डिजाइन लोगों को डराना धमकाना नहीं था, आपका डिजाइन किसी खास कबीले को डराना धमकाना नहीं था, आपका डिजाइन किसी पब्लिक ऑफिशियल को डराना धमकाना नहीं था। अच्छा, इसी तरह अगर आपने सपोज किसी आलमे दीन
जो कि किसी भी सेक्ट का एक को हेड कर रहा था, उसके भतीजे ने उसे किसी प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट की वजह से उसका मर्डर कर दिया। ठीक, अब ये भतीजे ने अपनी जाती रंजिश की वजह से किया है, उसने ये नहीं कि ये अगर किसी सेक्ट का हेड है तो उस सेक्ट को डराने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर एक शख्स इस वजह से शिया कम्युनिटी को मारता है कि ये शिया कम्युनिटी डरे धमके, या शिया कम्युनिटी का कोई बंदा या कोई भी बंदा जो है वो किसी और कम्युनिटी को मारता है, उसके जहन में क्या है कि उस कम्युनिटी को टेरराइज करना। समझाएगी बात की? यानी सेक्शन 7 लगाने के लिए जरूरी है कि आपका मेंजरिया सेक्शन 6 के बी और सी के अंदर आए और आपका एक्टेसरियस है जो सेक्शन सी के 2 के अंदर आए। इसको फर्दर मैं आपको इस जजमेंट से मजीद आपको बात समझ आ जाएगी। आप रिकॉल करें मुमताज कादरी का केस। मुमताज कादरी का केस 2011 के अंदर जब उसने गवर्नर सलमान तहसील को मार दिया, उसके बाद उसका जो केस था वो रावलपिंडी की दहशतगर्दी नंबर 2 के अंदर चला और उसको 302 और 780 के अंदर उसको सजा हो गई। ठीक, अच्छा एक और चीज़ मैं क्लैरिफाई करता चला जाऊँ, वो मुझे शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के अंदर करनी चाहिए थी। इट माइट बी अ न्यू थिंग फॉर यू पीपल कि 780 अगर लगती है 302 के साथ तो इसका मतलब ये है कि 302 की अलहदा से सज़ा होगी और 780 की सज़ा अलहदा से होगी। 780 इज़ अ सब्सटेंटिव ऑफेंस, इसकी अलहदा से सज़ा होगी। ऑन दी अदर हैंड जब अगर शेड्यूल्ड ऑफेंस है कोई, एक बात याद रखनी है कि शेड्यूल्ड ऑफेंस के साथ 780 नहीं लगती अनटिल एंड अनलेस के वो ऑफेंस जो है वो इस डेफिनेशन में आके फॉल करे, और जब वहां पर 780 नहीं लगती तो उसकी सजा वही होगी जो कि आम रूटीन में ऑर्डिनरी कोर्ट में होगी। यानी अगर 365A जो है वो सेशन कोर्ट में ट्रायल चलता तो वहां पर भी उस सजा 365A की होनी थी और वहां पे भी वही होनी थी। अब आपको बात समझ आएगी कि प्रीएम्बल के अंदर जो कहा गया कि तीसरा जो मकसद दिया गया कि फॉर द पर्पस ऑफ स्पीडी ट्रायल, ये जो यहाँ पे ऑफेंसिव शेड्यूल के अंदर दिए गए उनका मकसद टू इनहांस द पनिशमेंट नहीं है, जस्ट टू एक्सपीडाइट द ट्रायल एंड कंक्लूजन ऑफ ट्रायल स्पीडीली। ठीक, अच्छा, और ये बात जो है वो नंबर ऑफ जजमेंट्स के अंदर जो है वो उन्होंने हेल्ड की। ये PLJ 2017 सुप्रीम कोर्ट पेज 408 के अंदर भी ये बात उन्होंने कही और 2019 SCMR पेज 1362 के अंदर भी ये उन्होंने बात कही कि शेड्यूल्ड ऑफेंस के साथ जो है 780 की सज़ा नहीं दी जाएगी या दहशतगर्दी की किसी ऑफेंस की सज़ा नहीं दी जाएगी अनटिल एंड अनलेस के वो उस डेफिनेशन में आके फॉल कर जाए। अब मैं जो आपको इस जजमेंट को समझाने के लिए या इस डेफिनेशन को समझाने के लिए जो मुमताज़ कादरी का केस रेफर कर रहा था कि जब पिंडी कोर्ट से वो हाई कोर्ट में चली गई, जब हाई कोर्ट में गई तो वहाँ पर जो साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लॉर्ड थे ख्वाजा शरीफ, वो प्लीड कर रहे थे मुमताज़ कादरी का केस और साथ मियाँ नज़ीर अहमद प्लीड कर रहे थे। जब उन्होंने इस केस को प्लीड कर रहे थे तो उन्होंने एक आर्गूमेंट बड़ा फोर्सफुली दिया और वो बड़ा कंपेलिंग और इनोवेटिव आर्गूमेंट था। उन्होंने कहा कि आप ये कहते हैं कि मुआशरे के अंदर अगर टेरर क्रिएट हुआ तो फिर 780 लगेगी, यानी 2020 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, टेरर क्रिएट करेंगे तो ये क्राइटेरियन है। ने कहा कि ये कैसा टेरर क्रिएट हो रहा है कि जब मुमताज़ कादरी आता है, पीपल शावर पैटर्स ऑफ फ्लावर्स अपॉन हिम, लोग उसके हाथ चूमते हैं, इतने हजूम में लोग उसका फ्री केस कंटेस्ट कर रहे हैं, उसके नाम पे लोगों ने चौकों के नाम रख दिए, गुजरावाला के अंदर भी चौक का नाम है मुमताज़ कादरी। तो ये कैसा खौफ है कि लोग खौफजदा तो नहीं हुए, लोग तो इसको आइडोलाइज कर रहे हैं और इसको आइडियलाइज कर रहे हैं और इसके पोस्चर को मैग्नीफाई करके पेश कर रहे हैं। इतना कंपेलिंगली उन्होंने इस आर्गूमेंट दिया कि उस वक्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस साहबान थे दे कन्विंस और उन्होंने 780 उतार दी। अब जो स्टेट थी वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई मुमताज़ कादरी की 780 उतारने पर,
क्यों कि 780 अगर उतर गई थी, बकिया 302 रह गया, और 302 जो था वो कंपाउंडेबल था। जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो द सेम आर्गुमेंट वाज एडवांस्ड बाय द एक्स चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ख्वाजा शरीफ एंड हिज काउंसिल मियां नजीर। वहां पर हेड कर रहे थे आसिफ सईद खां कोसा। उन्होंने कहा कि आपने सेक्शन 6 को सही तरीके से पढ़ा नहीं। उन्होंने कहा सेक्शन 6 का 1B जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है यूज और थ्रेट, किस लिए, किस डिजाइन के साथ, टू इंटिमिडेट एंड ओवरऑल। यानी उसकी इंटेंशन ये थी, उसका डिजाइन ये था कि वो मुआशरे को डराए धमकाएगा। इस तरह के लोगों को जो टेंडेंसी रखते हैं, जो प्रोपेंसिटी रखते हैं, इस किस्म के बेंट ऑफ माइंड के जो लोग हैं, उनको डराना और धमकाना। उन्होंने कहा कि आप जरा पुलिस फाइल पढ़ें। पुलिस फाइल के अंदर मुमताज़ कादरी का बयान मौजूद है। वो ये कहता है कि मैंने इसलिए मारा है कि ताकि एपोस्टेट्स यानी मुर्तद्दों के लिए निशाना इबरत बने। उन्होंने कहा कि यहाँ पे नहीं, फिर 342 की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है ट्रायल के अंदर, वहां पर भी मुमताज़ कादरी ने अपनी यही स्टेटमेंट दी है कि मैंने इसलिए इसे मर्डर किया है कि इस टेंडेंसी के जो लोग हैं वो उनके लिए ये निशाना इबरत बने। उनने कहा कि सेक्शन 6 का ये तकाजा नहीं है कि पोस्ट कमीशन ऑफ ऑफेंस इंपैक्ट क्या क्रिएट हुआ है। इफ द डिजाइन वाज देयर इन द माइंड ऑफ द कल्प्रिट फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, भले उसके नतीजे में उसका डिजाइंड इंपैक्ट क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, ऑफेंस 780 का कमिट हो गया। इससे आपको फर्दर क्लैरिफाई ये हो जाना चाहिए कि यहां पे डिजाइन गिवन इन सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 के B और C, और जो एक्टसरियस है सेक्शन 6 के 2, अगर इसके अंदर फॉल कर रहा है तो 780 लग रहा है, और अगर नहीं फॉल कर रहा तो 780 नहीं लगेगा। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन जो इस जजमेंट पर आ सकता है, क्योंकि इसने आके हमारी जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है रिगार्डिंग दी डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, उसको ऑल टुगेदर 180 डिग्री के एंगल पर चेंज कर दी है। अगला क्वेश्चन है आज के सेशन के हवाले से, वो है व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ AD एक्ट 1997। इस सेक्शन के अंदर जो सब्सटेंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इस पे अगर किसी पॉइंट पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बन सकता है या नोट भी आ सकता है, तो मैंने ये कोशिश की है कि डिटेल के साथ माइन्यूटली ईच एंड एवरी थिंग को कवर करूं, लेकिन इस पर एक कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन जो है वो इस तरह आ सकता है, तो आपने अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ें लेनी है। इसके डिस्टिंक्टिव फीचर में, डिस्टिंक्टिव फीचर का मतलब ये है कि जो इसे डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम अदर एक्ट्स, यानी CRPC के अंदर जो प्रोसीजर दिया गया है वो इस पर अप्लाई नहीं होता, या अदर जो ऑर्डनरी प्रोसीजर चल रहे हैं उसके मुताबिक ये नहीं है। इसके अंदर कुछ डिफरेंट और डिस्टिंग्विश चीज़ें हैं, वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जब हम इसका सेक्शन 16 पढ़ते हैं तो सेक्शन 16 के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय नॉलेज ये बात आई कि जज जो है, इससे पहले हम देखते हैं कि विटनेसेस ओथ लेते हैं, इसके अंदर सेक्शन 16 के अंदर ये लिखा गया कि जज जो है वो ट्रायल शुरू करने से पहले खुद कुरान पाक पे ओथ लेगा कि वो इस केस को डिसाइड करेगा ऑनेस्टली, फेथफुली और कंसीडरिंग हिमसेल्फ अकाउंटेबल टू ऑलमाइटी अल्लाह। अगर वो मुस्लिम है, अगर वो नॉन मुस्लिम है तो वो ओथ लेगा इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और अपने कॉन्शियस, अपने ज़मीर के मुताबिक। दूसरा इसका डिस्टिंक्टिव फीचर ये है कि जब हम ये देखते हैं CRPC के अंदर, तो मर्डर का केस हो, सब इंस्पेक्टर उसका कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अगर CNSA का है उसकी भी डेथ सेंटेंस है 9C की, उसमें सब इंस्पेक्टर करता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि जो ATA के केसेस हैं उसमें जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो ऑफिसर शैल बी नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, यानी इंस्पेक्टर सिर्फ इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ये सेक्शन 17 के अंदर 19(1) के अंदर ये बात लिखी गई। अच्छा, एक और इसके साथ पावर ये दी गई कि अगर एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है और उस शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के साथ कुछ और ऑफेंसेस लगे हुए हैं, तो इस अदालत को ये पावर दी गई कि शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के साथ साथ
दूसरे जो ऑफेंसेस हैं उनको भी ये ट्राई कर सकती हैं। ये बात सेक्शन 16 के अंदर लिखी गई। अच्छा, फिर दहशतगर्दी एक्ट के तहत एक और बात ये आई कि जो गवर्नमेंट है वो JIT तश्कील दे सकती है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। वो उसका जो हेड होगा वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ SP होगा और उसके जो मेंबर होंगे वो भी इक्वल रैंक के होंगे और ये 5 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगी और फॉर कंडक्टिंग द मीटिंग इसका जो कोरम है वो 3 लोगों पर मुश्तमिल होगा। और इसके जो मेंबरान हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसी से भी लिए जा सकते हैं, आर्म फोर्सेस भी लिए जा सकते हैं और सिविल आर्म फोर्सेस से भी लिए जा सकते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट जो JIT हम डेली बेसिस पर सुनते हैं, ये बुनियादी तौर पे इस एक्ट के अंदर कॉन्सेप्ट को हमने देखा। ये भी सेक्शन 19(1) के अंदर बात लिखी हुई है। अच्छा, फिर हम CRPC के अंदर ये देखते हैं कि जो इंटरम चलान है दैट इज टू बी सबमिटेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 14 डेज एंड विदिन मोर 3 डेज, यानी 17 दिन के अंदर अंदर आपने उसको सबमिट करना होता है। लेकिन जब हम यहाँ पे इंटरम चलान को देखते हैं तो इंटरम चलान यहाँ पे कहा गया विदिन 3 डेज आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 30 डेज इफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड, यानी जो इंटरम चलान की सबमिशन के लिए 3 और +3 33 डेज हमारे पास आ गए। ये बात भी सेक्शन 19 के अंदर ही लिखी हुई है। फिर हमने एक और चीज़ इसके अंदर जो मुख्तलिफ जो डिस्टिंक्टिव है वो ये है कि 6 नंबर पर वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट इस केस की इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी किसी और एजेंसी को इंटरेस्ट कर सकती है। ये भी सेक्शन 19 के अंदर लिखा गया। अच्छा, इसके अंदर उमूमी तौर पे जब हम CRPC के अंदर देखते हैं या जो डिसिप्लिनरी लॉज हैं, डिपार्टमेंटल लॉज हैं पुलिस के, उसमें हम देखते हैं कि अगर कोई बंदा जो है वो इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं करता, सबमिशन चलान की सबमिशन नहीं करता टाइमली, तो उसका डिपार्टमेंट एक्शन लिया जाता है पुलिस ऑर्डर के तहत या END रूल्स 1975 जो पुलिस रूल्स हैं उसके तहत। लेकिन इसके अंदर अदालत को इख्तियार दे दिया गया कि अगर SHO या IO जो है वो डिले करते हैं इन्वेस्टिगेशन में या डिले करते हैं सबमिशन ऑफ चलान में, तो वो समझा जाएगा कि उन्होंने विलफुल डिसोबीडियंस की है अदालत की। और अगर अदालत की विलफुल डिसोबीडियंस की है तो सेक्शन 37 के तहत कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग अदालत उसके अगेंस्ट चला सकती है। ये भी सेक्शन 19 के अंदर ही बात लिखी हुई है। अच्छा, फिर हमने ये देखा कि CRPC के अंदर हम ये देखा कि इफ द केस इज ट्राइएबल बाय द सेशन कोर्ट, तो सेशन कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। सेक्शन 190 के तहत पहले मजिस्ट्रेट के पास आएगा, मजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस लेगा और फिर सेंड अप कर देगा सेशन कोर्ट के पास। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया, उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट के पास भेजे बगैर डायरेक्ट कॉग्निजेंस जो है वो दहशतगर्दी अदालत जो है वो ले सकती है। ये भी सेक्शन 19 के अंदर लिखा गया। फिर इसके अंदर हमने ये देखा, जैसा कि हम इसके प्रीएम्बल में पढ़ा कि हीनियस ऑफेंसेस के स्पीडी एक्सपीडिशियस ट्रायल भी इसका एक पर्पस है। उन्होंने कहा कि इसका जब ट्रायल चलेगा तो विदिन 7 डेज कोर्ट हैज़ टू कंक्लूड दिस ट्रायल, और अगर विदिन 7 डेज जो है वो ट्रायल कंक्लूड नहीं होता तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के इल्म में लाया जाएगा कि व्हाट आर द रीजन बिकॉज ऑफ विच ट्रायल हैज़ नॉट बीन कंक्लूडेड विदिन द स्टिपुलेटेड पीरियड दैट इज 7 डेज। फिर हमने देखा कि सेक्शन 10 नंबर पे हमने देखा कि ट्रायल इन एब्सेंशिया 1910 के तहत ट्रायल इन एब्सेंशिया इसकी प्रोविजन है। इस पर हमने अलहदा से भी क्वेश्चन फार्मुलेट किया है, उस पर जाकर मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। लेकिन इसके अंदर प्रोविजन जो है वो 1910 की ट्रायल इन एब्सेंशिया की मौजूद है कि अगर एक शख्स एब्सकॉन्ड कर जाता है तो एब्सकॉन्डर का इन हिज एब्सेंस जो है वो ट्रायल हो सकता है। उसके बाद 11 नंबर पे हमने देखा कि 103 जब हमने देखा कि सर्च के हवाले से जो सेक्शन है कि अगर आपने कोई चीज़ रिकवर करनी है तो नोटेबल पीपल ऑफ द सोसाइटी या रिस्पेक्टेबल्स ऑफ द सोसाइटी आपने बुलाने हैं और उनकी मौजूदगी में करनी है और उनको आपने विटनेस रखना है। तो 103 इस पर अप्लाई नहीं होता। ये भी 19A ये बात करता है। अच्छा, एक और बात इसके अंदर हम देखते हैं कि वैसे विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट भी आ गया 2015 का, लेकिन इस एक्ट के अंदर ये बात लिखी हुई है कि गवर्नमेंट जो है वो अरेंजमेंट्स करेगी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जजेस, काउंसल्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड पर्सन्स कंसर्न विद कोर्ट प्रोसीडिंग्स। यानी उनको गार्ड वगैरह देगी, प्रेमिसेस को स्कॉट करेगी, उनके आने जाने का एहतमाम करेगी, अगर विटनेसेस को खतरा है तो उनको वीडियो लिंक के जरिए लेगी, उनकी तस्वीरें पब्लिश नहीं करेगी, इन कैमरा प्रोसीडिंग करेगी, सो एंड सो फोर्थ।
अच्छा, फिर हमने 13 नंबर पे ये देखा 21D के अंदर, 21 का सब सेक्शन 2 और D बेल को जो डील करता है उसके अंदर ये लिखा गया कि अगर 3 साल तक सजा है, 3 साल तक, 3 साल से ऊपर के जितने भी ऑफेंसेस हैं वो नॉन बेलेबल कंसीडर होंगे। जबकि हम CRPC के शेड्यूल 2 के अंदर जब देखते हैं तो बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनकी 7 साल सजा है, जैसे 468 और 471 है, उनकी 7 साल तक सजा है लेकिन वो बेलेबल है। ठीक नहीं, सॉरी, वो नॉन कॉग्निजेबल है। इसके अंदर कहा गया कि इसके ऑफेंसेस भी कॉग्निजेबल है और 3 साल से अगर सजा ज़्यादा है तो वो नॉन बेलेबल भी होंगे। जबकि हम CRPC के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनकी सजा ज़्यादा भी होती है लेकिन वो बेलेबल होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो एक और डिस्टिंक्टिव फीचर है वो है रिमांड के हवाले से। इसको 21E डील करता है। रिमांड हम ये देखते हैं कि CRPC के अंदर जो 167 के अंदर पीरियड दिया गया वो कितना दिया गया, 15 डेज। ठीक, इसके अंदर ये लिखा गया कि मैक्सिमम अलाउड पीरियड मे बी नॉट लेस देन 15 डेज एंड नॉट मोर देन 30 डेज एट वन टाइम। यानी एक वक्त में आप 15 से 30 दिन तक का आपको रिमांड मिल सकता है और टोटल जो पीरियड है रिमांड का वो 90 डेज है। CRPC के अंदर 15 डेज है और यहाँ पर 90 डेज है। ये भी एक इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है। और इसके अंदर एक और प्रोविजन भी दे दी, जैसा हमने ये देखा कि रिमांड के लिए, रिमांड भी आप दहशतगर्दी अदालत से लेंगे, लेकिन अगर आपने अक्यूज को अरेस्ट किया है इतने फासले पे कि आप 24 घंटे के अंदर वहाँ पे नहीं पहुँच सकते, तो फिर आप मजिस्ट्रेट से, किसी से, वहाँ का जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है उस इलाके का जहाँ से आपने अरेस्ट किया, वहाँ से रिमांड उसका ले सकते हैं। उसके बाद है इसका 21F रिमिशंस। रिमिशंस हमने ये देखा कि जेल रूल्स जब हम पढ़ते हैं, जेल मैनुअल जब पढ़ते हैं, तो उसके अंदर और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और फिर CRPC के 401 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के 45 के अंदर और जेल रूल्स के अंदर हमने ये देखा कि मुख्तलिफ ओकेजन्स पर, जैसे ईद का मौका है, 14 अगस्त का मौका है, अगर किसी शख्स ने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया है, अच्छी तालीम ले ली है, तो वहाँ पर उनको रिमिशन मिल सकती है उनके पनिशमेंट में। लेकिन इसका जब सेक्शन 21F हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये लिखा गया कि ये रिमिशन इसे अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये 2018 PCRL पेज 148 के अंदर ये कहा गया कि ये जो रिमिशन ना देना ये 25 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की वायलेशन है, क्योंकि वो ये कहता है कि एवरीबॉडी, एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट शैल बी ट्रीटेड इक्वली ऑन इक्वल फुटिंग। तो अगर आप यहाँ पे उसे ये रिमिशन नहीं दे रहे तो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल अल्ट्रा वायलेट डिक्लेयर कर दिया गया है। उसके बाद एक और अहम इसके अंदर डिस्टिंक्टिव फीचर है, हमने ये QSO के अंदर पढ़ा कि सेक्शन 38 और 39 के अंदर कि इफ़ accused person confesses before the police or in the custody of police, his confession is inadmissible। लेकिन यहाँ पर 21H ये करता है कंडीशनल एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशन, यानी अगर पुलिस ऑफिसर नॉट बिलोंग द रैंक ऑफ SP जो है उसके सामने कन्फेशन होती है और वो जो प्रोसीजर दिया गया है इसके अंदर कि वो सर्टिफिकेट इशू करेगा कि मैंने इसे एक्सप्लेन किया था कि ये आपके अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकती है और किसी कोर्जन के बगैर, किसी थ्रेट के बगैर, किसी इंटिमिडेशन के बगैर ये रिकॉर्ड हुई है, तो फिर कोर्ट जो है वो उसकी डिस्क्रेशन है कि वो उसको एडमिट कर सकती है और उस पर एविडेंशियल वैल्यू जो है वो अटैच कर सकती है। एक और डिस्टिंक्टिव फीचर हमने देखा कि जब हम CRPC के अंदर देखते हैं या जनरल लॉ के अंदर देखते हैं, अगर एक बंदा एब्सकॉन्ड कर गया इवन आफ्टर द लैप्स ऑफ 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर वो आ रहा है तो उसको कोई सज़ा नहीं होती। ही जस्ट सरेंडर्स बिफोर द कोर्ट, ईदर फाइलिंग प्री रेस्ट बेल या डायरेक्ट आके अपनी गिरफ्तारी दे देता है और उसका ट्रायल चल जाता है। लेकिन ये जो एब्सकॉन्ड किया है उसने अरसा, उसकी सज़ा नहीं है जनरल लॉ के अंदर। लेकिन इसका 21L ये कहता है कि जो शख्स एब्सकॉन्ड करेगा shall be liable to imprisonment for a term not less than 5 years and not more than 10 years or with fine or with both। अब इसके अंदर एक और 18 नंबर पर जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो ये है कि हमने उमूमी तौर पे ये देखा कि अगर आपने केस ट्रांसफ़र करवाना है तो आप हायर फोरम पर जाएंगे। ठीक,
इसके अंदर भी अगर जो 25, 26 और 27 जो CRPC के अंदर हैं, 525, 26 और 27 ट्रांसफ़र के हवाले से, वो अगर उन ग्राउंड पे होती है तो वहाँ पे अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 23 जो है ये एक डिफरेंट सेक्शन है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपका केस दहशतगर्दी अदालत की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता तो आप अंडर सेक्शन 23 एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि जनाब मेरा केस आपकी जुरिस्डिक्शन में फाइल नहीं करता, आप इसे ऑर्डिनरी कोर्ट्स की तरफ रेफ़र कर दें। इसको हम एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 23 कहते हैं। उसकी ग्राउंड ये जो जजमेंट के अंदर दी गई है कि ये जनाब पर्सनल वेंडटा मौजूद था, एनिमोसिटी थी, लड़ाई दुश्मनी थी, ठीक। इसके ये केस जो है वो सेक्शन 6 के 1B और C वाला जो मेंसरी है वो मौजूद नहीं है। इस वजह से मेरा केस वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो कोर्ट खुद जो है वो केस ट्रांसफ़र कर सकती है। उसके बाद हम इसका एक और डिस्टिंक्टिव फीचर लिमिटेशन के हवाले से देखते हैं कि CRPC के अंदर लिमिटेशन पीरियड डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे अपील के हवाले से सेक्शन 25 डिफरेंट पीरियड देता है। वो कहता है कि अगर अक्यूज को सेंटेंस हुई है तो विद इन 15 डेज अब पासिंग ऑफ सेंटेंस जो है वो अपील फाइल कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने अपील में जाना है उसकी एक्यूटल के अगेंस्ट या सेंटेंस के अगेंस्ट तो 30 डेज के अंदर जा सकती है। हाई कोर्ट ने इसकी अपील को विद इन 7 वर्किंग डेज में डिसाइड करना है और इसको 2 कंसेक्टिव एडजर्नमेंट से ज़्यादा एडजर्नमेंट्स नहीं देगा। उसके बाद हम एक और डिस्टिंक्टिव फीचर ये देखते हैं कि इसके अंदर ये कहा गया कि सेक्शन 27 ये कहता है कि अगर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अच्छी तफ्तीश की है, सक्सेसफुल तफ्तीश की है, तो आप उसको रिवार्ड भी करेंगे, और अगर उसने डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन किया है तो आप उसे पनिश करेंगे। और इसके अंदर जैसा मैंने पहले कहा कि अदालत के पास खुद इख्तियार है। इसकी वर्डिंग ये है कि इट इज़ लॉफुल फॉर ATC कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश दी डिलिंक्वेंट ऑफिसर्स with imprisonment which may extend to 2 years or with fine or with both by resort to summary proceeding। उसके बाद इसका 21 नंबर पर जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो बड़ा कमाल का डिस्टिंक्टिव फीचर है। वो ये है जो डिस्टिंग्विश करता है अगेन, वो ये है कि अगर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस किसी की पोजेशन से मिल जाता है तो प्रिज्यूम ये किया जाएगा कि दिस मटीरियल सब्सटेंस वाज इन हिज पोजेशन फॉर द कमीशन ऑफ टेररिज्म, यानी वो दहशतगर्दी कमिट करने के लिए इसकी पोजेशन में था अनटिल एंड अनलेस के वो उसको जस्टिफाई कर देता है। उसके बाद हमने इसका ये 27 के अंदर बात थी। उसके बाद 22 नंबर जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो इसका सेक्शन है 28। सेक्शन 28 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बुनियाद पर कन्विक्शन की बात करता है। जब हम कानून शहादत ऑर्डर को देखते हैं तो हमने वहाँ पे ये देखा, पूरे को जब इन टोटलिटी पर यूज़ करते हैं तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि एविडेंस प्रोक्योर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मॉडर्न डिवाइसेस, उसकी जो एविडेंशियल वैल्यू है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस की है, क्रॉबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस की है, क्योंकि वो रेलिवेंट फैक्ट में आ रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर और उसकी बुनियाद पे कन्विक्शन सोलली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस प्रोक्योर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस और टेक्निक्स, उसकी बुनियाद पे आप उसे कन्विक्शन नहीं दे सकते क्योंकि वो तायदी शहादत है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 28 ये कहता है कि कन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और फोरेंसिक एविडेंस कैन बी गिवन, यानी सोलली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस प्रोक्योर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस इस पर कन्विक्शन हो सकती है। उसके बाद एक और डिस्टिंक्टिव फीचर ये है कि जिस बंदे को चार्जशीट इसमें कर दिया गया उसका पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया जाएगा, कब्जे में ले लिया जाएगा, ये 28A कहता है। उसके बाद सेक्शन 34 है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है कि फेडरल गवर्नमेंट जब चाहे जिस वक्त चाहे इसके शेड्यूल 3 को अमेंड कर सकती है और इस किसी भी ऑफेंस को उसके अंदर डाल सकती है, और जब वो डाल देगी तो उसके बाद वो ट्राइएबल बाय दी दहशतगर्दी अदालत जो है वो हो जाएगा। उसके बाद इसका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है कि इसके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर मौजूद है उस लेवल की जो कि हाई कोर्ट के पास है या सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर कोई शख्स इसे स्कैंडलाइज करता है, अब्यूज़ करता है अदालत को, जज साहब को, या इंटरफेरेंस करता है या ऑब्स्ट्रक्ट करता है या विलफुल डिसोबीडियंस करता है, तो उसको सज़ा 6 माह तक रिगरस इम्प्रिजनमेंट और फाइन हो सकती है।
ये फेलोज ये थे उसके डिस्टिंक्टिव फीचर जो 25 हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। चौथे नंबर पर हमारा हमने जो क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 सबसेक्शन 10 ट्रायल इन एब्सेंशिया कैन बी कंडक्टेड ऑफ द एब्सकॉन्डर, इज दिस नॉट अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द एक्यूज, डिस्कस इन द लाइट ऑफ लैंडमार्क जजमेंट रिपोर्टेड एज 2008 SCMR पेज 8 to 9। ये फेलोज जब हम सेक्शन 19 के सबसेक्शन 10 को पढ़ते हैं तो इसमें ये कहा गया कि अगर कोई अक्यूज पर्सन है वो डेलिबरेटली विलफुली एब्सकॉन्ड करता है फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि इसकी जो एब्सेंस है वो विलफुल है और डेलिबरेट है, तो कोर्ट जो है वो ट्रायल इन एब्सेंशिया कर सकती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि कोर्ट जो है वो एक जो डेली न्यूज़ पेपर है इंक्लूडिंग सिंधी लैंग्वेज में, उसके अंदर ये देगा कि उसका प्रोक्लामेशन देगा, जिस तरह प्रोक्लामेशन हम देते हैं, लेकिन फॉर 7 डे देगा कि विद इन 7 डे जो है ये शख्स इस जगह पर इस अदालत में इतने बजे वो पेश हो। अगर वो पेश नहीं होता तो उसके जो है वो ट्रायल इन एब्सेंशिया कर दिया जाएगा, और ये समझा जाएगा जब उसका चार्जशीट होगी, चार्ज फ्रेम होगा, तो ये समझा जाएगा कि वो शख्स जो है उसने जो चार्ज फ्रेम हुआ है उसको डिनाई किया है। अब इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग सेक्शन है वो ये है कि 10 के अंदर तो ये बात कह दी गई 10(1) के अंदर कि उसका ट्रायल इन एब्सेंशिया हो सकता है, लेकिन 11A के अंदर जो बात लिखी वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी लगती है। वो ये नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 10 और सबसेक्शन 11 shall be construed to deny the accused the right to consult or be defended by a legal practitioner of his own choice। अगर वो शख्स जो है वो अवेलेबल ही नहीं हो रहा तो वो अपनी चॉइस का कैसे हायर करेगा। ये अपेरेंटली ये जो क्लास है सब सेक्शन जो है ये कंट्राडिक्टरी लग रहा है मेन बॉडी ऑफ द सेक्शन के साथ। कहा गया कि उसको जब ट्रायल इन एब्सेंशिया करके उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा, अगर विद इन 60 डेज जो है वो आ जाता है, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है या खुद आ जाता है और वो एक्सप्लेन कर देता है कि मेरी जो एब्सेंस थी वो विलफुल नहीं थी, डेलिब्रेट नहीं थी, बल्कि मुझे जो है वो सर्विस ही नहीं हुई, तो इस वजह से मैं नहीं आ सका, तो उसका ये ऑर्डर जो है कन्विक्शन का सेट असाइड हो सकता है और फिर इन अकॉर्डेंस विद लॉ उसका जो है वो रिमेनिंग दोबारा जो है वो ट्रायल होगा। अब क्वेश्चन ये है कि CRPC को जब हम पढ़ते हैं तो CRPC का सेक्शन 512 मिसकंस्ट्रू किया जाता है कि शायद ये सेक्शन जो है ये ट्रायल इन एब्सेंशिया का है। इस पर हमने एक डिटेल लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया था और वो चैनल पर मौजूद भी है, जिसमें ये कहा था कि प्रोसीडिंग्स इन एब्सेंशिया और ट्रायल इन एब्सेंशिया में फ़र्क है। 512 के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एविडेंस और रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, वो इसलिए हो रही होती हैं कि ताकि एविडेंस ज़ाया ना हो जाए। जब वो शख्स आए तो उसका अगर उस वक्त तक जो विटनेस है वो फौत हो गया या वो अवेलेबल नहीं है तो वो उसके अगेंस्ट यूज़ हो सकते हैं, लेकिन अगर विटनेस मौजूद है तो दोबारा से उसकी एविडेंस रिकॉर्ड होगी। ये डिटेल के साथ हमने डिस्कशन की थी कि ट्रायल इन एब्सेंशिया का कॉन्सेप्ट CRPC के अंदर सिरे से मौजूद ही नहीं है। जिस सेक्शन को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है वो प्रोसीडिंग इन एब्सेंशिया का सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे बड़ा कैटेगोरिकल अंदाज में ये लिखा हुआ है कि ट्रायल इन एब्सेंशिया 1910 के तहत हो सकता है ATA एक्ट 1997, लेकिन ये 2008 के अंदर इसी तरह ट्रायल इन एब्सेंशिया हुआ, उसकी अपील भी गई, रेफरेंस गया, उसको उन्होंने अपहेल्ड किया और फिर ये सुप्रीम कोर्ट के पास जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो बेसिक फंडामेंटल कैनन्स ऑफ फेयर ट्रायल है उसके अगेंस्ट है। उस वक्त तक आपको पता है कि राइट टू फेयर ट्रायल का सेक्शन जो आर्टिकल है वो 2010 में आया है, ये जजमेंट है 2008 की। उन्होंने ये कहा कि ये जो ट्रायल इन एब्सेंशिया है ये सेक्शन 10 की वायलेशन है और इसके अपने सेक्शन यानी आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की वायलेशन है और इसके अपने सेक्शन की जो मैंने आपके सामने अभी रखा कि उसको राइट टू प्रैक्टिशनर ऑफ हिज ओन चॉइस दिया जाएगा, ये उसकी वायलेशन है, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अल्ट्रा वायरस है और ये जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ एक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट है। ये ट्रायल इन एब्सेंशिया जो है वो अपहेल्ड, इस ट्रायल इन एब्सेंशिया के जरिए दी गई सज़ा को अपहेल्ड नहीं किया जा सकता और कन्विक्शन को इंडोर्स नहीं किया जा सकता, उन्होंने सेट असाइड कर दी। इसका रेलेवेंट पोर्शन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ ताकि क्लैरिटी आ सके। कहा गया इन द केस इन हैंड द ट्रायल ऑफ द अपीलेंट्स वाज कंडक्टेड बाय द स्पेशल जज एंड मर्डर रेफरेंस वाज आंसर्ड in affirmative by the High Court in their absence.
Now the question arises as to whether the trial against the appellants in absentia was validly and legally conducted. Article 9 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan envisages that no person shall be deprived right of liberty save in accordance with law. Article 10(1) of the Constitution inter alia provides that no person who is arrested shall be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner of his own choice. Subsection 11A to Section 10 of Anti-Terrorism Act 1997, which was inserted, voided ordinance so and so, dated so and ordinance so and so, states that an accused person shall not be denied the right to consult or defend by a legal practitioner of his own choice. The aforenoted provision of law is in the line with the Article 10(1) of the Constitution and in fact reiterates that said article of the Constitution in letter and spirit. The appellants were absconding at the relevant point of time, therefore they undoubtedly were denied the right to defend themselves and deprived the right to consult or defend by legal practitioner. अब चूंकि राइट टू फेयर ट्रायल उस वक्त तक नहीं आया था, तो इनने कहा कि आर्टिकल 10 के सब आर्टिकल 1 और इसके 11 जो ए है 19 का 11A, उसके तहत इन्होंने कहा कि चूंकि जो एब्सकॉन्डर था ही वॉज नॉट अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट, तो उसको मौका ही नहीं मिला कि वो अपनी मर्जी का वकील हायर कर सके, प्रैक्टिशनर हायर कर सके. ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 1, इसलिए उसके राइट की वायलेशन हुई है और ये अपहेल्ड नहीं हो सकती. उन्होंने इसे सेट असाइड कर दिया. 5वें नंबर पे हमने जो क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया वो इफ कोऑर्डिनेट ऑफेंस ऑफ ATA ऑफेंसेस इज कंपाउंडेबल एंड इज कंपाउंडेड बाय द पार्टी, व्हाट विल बी इट्स इंपैक्ट ऑन द केस डिस्कस इन द लाइट ऑफ लैंडमार्क जजमेंट रिपोर्टेड एज PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 749. इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा समझ लें. ये क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन ये है कि अमूमी तौर पे जब हम देखते हैं एक अकरेंस होती है और उसके अंदर कुछ ऑफेंसेस जो हैं वो ATA के लगते हैं और कुछ ऑफेंसेस जो हैं वो PPC के लगते हैं. फॉर एग्जांपल अगर 302 का ऑफेंस लगे और उसके साथ 7 ATA लगी है, अब जब 302 का ऑफेंस लगा दैट इज कंपाउंडेबल अंडर सेक्शन 345 ऑफ CRPC, अंडर सेक्शन 345 ऑफ CRPC, जबकि जो 7 ATA है वो नॉन कंपाउंडेबल है. अब अगर जो पार्टी है दूसरी, जो एग्रीव पार्टी है, अगर वो कंपाउंड कर देती है यानी उनका आपस में कंप्रोमाइज हो जाता है, तो अब कंपाउंडिंग तो होगी टू द एक्सटेंट ऑफ सेक्शन 302, बकिया 7 ATA की तक तो ना हुई. अब उनने कहा कि ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर कोऑर्डिनेट ऑफेंस, इसको हम कोऑर्डिनेट ऑफेंस कह रहे हैं, यानी 7 ATA जो लगी, अगर ATA का जो ऑफेंस लगा उसके साथ जो ऑफेंस लगा उसको हम कोऑर्डिनेट ऑफेंस कहेंगे. अगर कोऑर्डिनेट ऑफेंस को कंपाउंड कर दिया गया तो अब केस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? इससे पहले ये 2009 तक सिचुएशन डिफरेंट थी, लेकिन 2019 के अंदर उन्होंने इस सारे सिनेरियो को डिस्कस किया और सिचुएशंस को डिस्क्राइब किया. उन्होंने कहा एक सूरत ये है कि अभी ट्रायल चल रहा था, पार्टीज़ के दरमियान कंप्रोमाइज़ होगा, डेफिनेटली 7 ATA है तो कंपाउंड नहीं हुआ, ट्रायल कंक्लूड होगा, स्टेट कंक्लूड करेगी, कन्विक्शन होगी, उसके बाद कंप्रोमाइज़ हो गया, अपील में चले गए, अपील के बाद कंप्रोमाइज़ हो गया, आपको कन्विक्शन होगी, आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए, उस स्टेज पे जाके आपका कंप्रोमाइज़ हो गया. एक सूरत ये है कि सुप्रीम कोर्ट की अपील भी ख़त्म हो गई, उन्होंने अपहेल्ड कर दी पनिशमेंट, आपका कंप्रोमाइज़ हो गया. दूसरी सूरत ये है कि आप रिव्यू में चले गए, रिव्यू का भी रिजल्ट आ गया और आपका कंप्रोमाइज़ हो गया. फिर क्या सिचुएशन होगी? एक सूरत ये है कि आपकी सारी रेमेडीज़ एग्जॉस्ट हो गई, आपकी सारी जो रेमेडीज़ हैं वो एग्जॉस्ट हो गई, पिटीशन में चले गए. उसके बाद जब आप मर्सी पिटीशन में गए और मर्सी पिटीशन की स्टेज पे आपका कंप्रोमाइज़ हुआ, एक सूरत ये है कि आप मर्सी पिटीशन भी एग्जॉस्ट कर चुके हैं. आपको मालूम है कि लोग जब उसको हैंगिंग करनी होती है तो उन दिनों में बहुत जोर लगाते हैं रिलेटिव्स और सारे मिलके. अब क्या हुआ कि 1 day वाज लेफ्ट टू एग्जीक्यूट द पनिशमेंट और उनका कंप्रोमाइज हो गया. अब सिचुएशन क्या होगी? ये सारी ये जजमेंट पढ़नी चाहिए आप सब लोगों को. ये PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 749, इसके अंदर उन्होंने कहा
कि अगर ऐसी सूरत हाल है कि एक ATA का ऑफेंस लगा हुआ है और एक PPC का ऑफेंस लगा हुआ है जो कोऑर्डिनेट ऑफेंस है, यानी एक नॉन कंपाउंडेबल और एक कंपाउंडेबल है, तो उस सूरत में क्या होगा? उनने कहा कि पहली बात तो ये है कि जो नॉन कंपाउंडेबल है वो नॉन कंपाउंडेबल ही रहेगा, ठीक। दूसरी सूरत ये है कि ये जो कंप्रोमाइज़ है अगर तो ट्रायल की सूरत में हुआ है तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जनाब मेरा इस केस में कंप्रोमाइज़ हो गया है, आप मुझे मेरी जो पनिशमेंट है उसको कम करें। ये जो कंप्रोमाइज़ है इन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस दैट कैन बिकम अ कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ पनिशमेंट इन दी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। यानी जो बॉटम लाइन है इस जजमेंट के अंदर वो ये है कि कंप्रोमाइज़ इन कंपाउंडेबल केसेस कैन बिकम अ कॉज ऑफ रिडक्शन इन नॉन कंपाउंडेबल केसेस। यानी अगर डेथ सेंटेंस है और कंपाउंडेबल में कंप्रोमाइज़ हो गया है तो आपकी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। और इसके अंदर उन्होंने ऑप्शन दी कि ट्रायल कोर्ट को आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, अगर एपीलेट स्टेज पे एपीलेट स्टेज को दे सकते हैं कि जनाब ठीक है कन्विक्शन अपेंड है लेकिन मेरी सज़ा को रिड्यूस किया जाए। आप सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं, रिव्यू स्टेज पे एप्लीकेशन दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप सारी रेमडीज एग्जॉस्ट हो गई हैं, आपकी प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन है, वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जनाब मेरी जो है इस बुनियाद पे आप चूँकि नॉन कंपाउंडेबल है, आप नॉन कंपाउंडेबल में मुझे माफ़ी तो नहीं दे सकते या माफ़ी नहीं देना चाहते, तो आप मेरी सज़ा को रिड्यूस कर दें। अगर मर्सी पिटीशन भी आपकी एग्जॉस्ट हो गई है तो फिर आप दोबारा थ्रू सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के ज़रिए नई मर्सी पिटीशन कर सकते हैं कि जनाब पहली जब मर्सी पिटीशन आपने एंटरटेन की थी उस वक्त हालात वाक़यात मुख्तलिफ थे, अब मेरा कंप्रोमाइज़ हो गया और कंपाउंडेबल केसेस में मेरी एक्विटल के टेंटामाउंट टू इक्विटल हम 345(6) जब पढ़ा था कि जो कंप्रोमाइज़ है इन कंपाउंडेबल केसेस दैट इज़ टेंटामाउंट टू एक्विटल। तो इस बुनियाद पे इवन आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल द रेमेडीज़ आपको रिडक्शन इन द पनिशमेंट ऑफ नॉन कंपाउंडेबल केसेस हो सकती है, लेकिन इट इज़ द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। छठा क्वेश्चन जो हमने फार्मूलेट किया है ऑन व्हाट ग्राउंड्स एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिक्लेयर्ड प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, फर्दरमोर डिस्कस इन डिटेल द प्रोसीजर ऑफ प्रोस्क्राइबिंग एंड डीप्रोस्क्राइबिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन अगेंस्ट प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन बाय द फेडरल गवर्नमेंट। आजकल ये वाला टॉपिक बड़ा इन है, आपको पता है तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दे दिया फेडरल गवर्नमेंट ने। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब कल अदम करार दिया जाता है वो किन ग्राउंड्स पे दिया जाता है, कौन सी अथॉरिटी उसे डिक्लेयर कर सकती है, और अगर प्रोस्क्राइब उसको आपने कर दिया है तो डी प्रोस्क्राइब उसे कैसे किया जा सकता है, और उस जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपने प्रोस्क्राइब किया है उसके पास रेमेडीज़ क्या है, और अगर आपने उसे प्रोस्क्राइब किया है तो उसके जो मेंबरान हैं उनके अगेंस्ट आप क्या एक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्लास के अंदर ये 2Q है, प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन कहा मीन्स एनी ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग अ नेम विच इज़ लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल अंडर सेक्शन 11B। इंटरेस्टिंगली जब आपने ये देखना हो कि कौन सी तनाज़ीम जो हैं वो कल अदम है और कौन सी नहीं, तो आप जब वेबसाइट पे जाएंगे फेडरल गवर्नमेंट की तो वहाँ पर लिस्ट दी होती है कि ये चीज़ जो है वो प्रोस्क्राइब्ड है, और वो प्रोस्क्राइब जब उसे करते हैं तो उसको इसके फर्स्ट शेड्यूल के अंदर डाल देते हैं। ठीक, अब पहला हम ये देखते हैं कि कौन इसे प्रोस्क्राइब का कदम करार दे सकता है, तो ये इख्तियार जो है ये फेडरल गवर्नमेंट का है। अब इसके अंदर एक बड़ी अहम बात है कि ये बगैर गिविंग हेयरिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दी ऑर्गेनाइजेशन एक्स पार्टी इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। किन ग्राउंड पे कर सकते हैं? अगर इनको कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, वो डोमेस्टिकली रिसीव होती है या फॉरेन कंट्री से रिसीव होती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये दहशत गर्दी में मुलव्वस है, या ये इसको जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने अपनी जो लिस्ट है प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन की उसके अंदर डाल दिया। जैसा आपको पता है कि तहरीके लश्कर तैयबा के हवाले से
काफ़ी इंडिया ने एफर्ट की कि इसे डलवाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट ऑफ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन वो चाइना की कोऑपरेशन से कामयाब ना हो सके उसको प्रोस्क्राइब डिक्लेयर करवाने में, या ये पता चले उनको कि ये ओन कर रही है, कंट्रोल कर रही है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट। या उनको पता चले कि इस ऑर्गेनाइजेशन को जो शख्स हेड कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, ये चला रहा है, वो खुद प्रोस्क्राइब्ड पर्सन है, यानी उसको 4th शेड्यूल में डाला गया है, या इसका ताल्लुक किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से है जो कि ऑलरेडी कलअदम डिक्लेयर हो चुकी है, या कोई शख्स जो है वो एक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ और एट द डायरेक्शन ऑफ एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट ने किसी पहले ऑर्गेनाइजेशन को कलअदम करार दे दिया, किसी शख्स को 4th शेड्यूल में डाल दिया। वो शख्स अब कोई, आपको मालूम है कि अगर एक को कलअदम डिक्लेयर कर दे तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन बना के उसको चलाना शुरू कर देते हैं लोग। तो उन्होंने कहा कि अगर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है तो वो इस वाली को भी प्रोस्क्राइब डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब जब इसको डिक्लेयर कर दिया प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन कलअदम, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ड्यूटी बाउंड है कि विद इन 3 डेज जो है वो कम्युनिकेट करेगी टू दैट ऑर्गेनाइजेशन के ये ऑर्गेनाइजेशन कलअदम डिक्लेयर हो चुकी है। अब उसके पास, उस शख्स के पास रेमेडीज़ क्या हैं? उस शख्स के पास सबसे पहले ही रेमेडी ये है कि वो एप्लीकेशन दे सकता है फेडरल गवर्नमेंट को कि जनाब ये जो आपने डिसीजन लिया है ये एक्स पार्टी, आप इसको रिव्यू करें और मुझे सुना जाए, ठीक। और अगर वो सुनने हैं, डी प्रोस्क्राइब कर देते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं करते तो इसके फैसले के अगेंस्ट वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। ये इसके पास रेमेडीज़ हैं। अब ये जो फाइल कर सकता है, ये 30 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो हाई कोर्ट में फाइल कर सकता है। अब ये जो रिव्यू कमेटी है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी होगी जो कि रिव्यू करेगी? इसको 11C डील करता है। उन्होंने कहा कि रिव्यू जो कमेटी है ये कंप्राइज करेगी 3 गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर। उनमें एक जो शख्स शामिल होगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस with the chairman of the committee being a person not below the rank of joint secretary to the federal government to decide within 30 days। ये भी 30 दिन के अंदर इसका फैसला करेंगे। अब अगला हमारा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये था कि इसके अगेंस्ट फेडरल गवर्नमेंट जिसको प्रोस्क्राइब कलअदम डिक्लेयर कर दिया है उसके अगेंस्ट या उसके मेम्बरान्स ऑफिस बीयरर्स के अगेंस्ट क्या इकदामात कर सकती है? सबसे पहला जो काम कर सकती है फेडरल गवर्नमेंट वो इनके ऑफिस को सील कर सकती है, ठीक। दूसरा जो काम करेगी इनके कन्फिस्केट करेगी, सीज करेगी इनकी लिटरेचर, पोस्टर्स, बैनर्स, प्रिंटेड, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या अदर मटेरियल सारे का सारा जो है इसे सीज करेंगे। इसके पब्लिकेशन, प्रिंटिंग और डिसेमिनेशन ऑफ एनी प्रेस स्टेटमेंट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस और पब्लिक अटेंडेंसेस बाय और ऑन बिहाफ और इन सपोर्ट ऑफ अ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन शैल बी प्रोहिबिटेड। किसी शख्स को ये इजाज़त नहीं दे दी कि उनके लिटरेचर को सर्कुलेट करें, उनके जो मैनिफेस्टो है उसको डिसेमिनेट करें। अब अगर इसके बावजूद उनके ऑफिस बेयरर्स या एक्टिविस्ट या मेंबर जो हैं वो अपनी हरकतों में और एक्टिविटीज़ जो है वो कर रहे हैं तो फिर उन पर क्या एक्शन लिया जा सकता है? उनको पहले एक्शन ये लिया जाएगा कि उनको कोई पासपोर्ट इशू नहीं किया जाएगा ताकि वो बाहर ट्रैवल ना कर सकें। उनको कोई नो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर एंटिटी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट शैल प्रोवाइड एनी लोन फैसिलिटी और फाइनेंशियल सपोर्ट टू सच पर्सन और इशू क्रेडिट कार्ड टू सच पर्सन। उनको कोई भी बैंक जो है वो लोन नहीं देगा और कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देगा। अगर उनके आर्म्स लाइसेंस इशूड हैं उनको कोई आर्म लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा। अगर ऑलरेडी लाइसेंस इशूड है तो उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसको ये कहा जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन को कि अपने तमाम जो अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल जो है वो सबमिट करें। ये था किसी भी आप तंजीम को जब आप शेड्यूल 1 में डालते हैं या उसे कलअदम करार देते हैं। तो क्वेश्चन हमने फार्मूलेट किया है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फोर्थ शेड्यूलर, हु एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स नेम ऑफ द प्रोस्क्राइब्ड पर्सन इज एंटर्ड इन फोर्थ शेड्यूल, व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन अगेंस्ट द फोर्थ शेड्यूलर एंड व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू हिम। ये हम डेली बेसिस पर ये सुनते हैं कि ये फोर्थ शेड्यूलर है, लेकिन अमूमी तौर पे हमें ये नहीं पता होता कि ये फोर्थ शेड्यूलर का मतलब क्या है। फोर्थ शेड्यूल बुनियादी तौर पे इस ATA एक्ट 1997 का फोर्थ शेड्यूल है। ये वो शख्स है जिसको जिस तरह कलअदम तंजीम हम डिक्लेयर कर देते हैं इसी तरह हम प्रोस्क्राइब्ड पर्सन डिक्लेयर कर देते हैं। यानी
इसकी भी ग्राउंड्स तकरीबन वही हैं जो कि ग्राउंड्स थी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन की। इसको जो सेक्शन डील करता है वो डील करता है 11EE। प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन को हम एंटर करते हैं शेड्यूल 1 में और इसको हम एंटर करते हैं शेड्यूल 4 में। अब इसके अंदर अथॉरिटी अगेन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की है, किसी शख्स को 4 शेड्यूल में डाल सकती है, किसी शख्स को जो है वो निकाल सकती है। अब किन ग्राउंड पे डालेगी और किन ग्राउंड पे निकालेगी? जिन ग्राउंड पे डालेगी वो ये है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव होती है क्रेडिबल सोर्सेज से, डोमेस्टिकली या फॉरेन किसी कंट्री से, कि ये शख्स जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है या ये शख्स जो है वो लिस्टेड है अंडर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट 1948 में, या ये एक्टिविस्ट है, ऑफिस बेरर है या एसोसिएट्स है किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जिसको कल अदम डिक्लेयर कर दिया गया है, या ये किसी भी तरह ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो दहशतगर्दी या सेक्टेरियनिज़म या इस तरह की कोई फ़िरका वारियत या दहशतगर्दी या मुआशरे के अंदर अमन को तबाह करने के लिए किसी भी एक्टिविटी में ये शख्स मुलव्वस है, तो इसको 4th शेड्यूल में डाला जा सकता है और डाल दिया जाता है। और इसके तहत अगेन जो है वो 3 दिन के अंदर उसको कम्युनिकेट करना है फेडरल गवर्नमेंट ने कि भाई तुम्हारा नाम जो है हमने 4th शेड्यूल में डाल दिया है। अब जब उसे 4th शेड्यूल में डाला है तो उस पर कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज होंगी या कौन कौन सी वो डायरेक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं जो उसने कंप्लाई विद करनी है। सबसे पहले ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ पुलिस है उसको वो श्योरिटी बांट देगा जो कि 3 लाख से कम नहीं होगा। किस चीज़ के लिए? कि वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं होगा और वो अपनी उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन होगी कि ये अपना घर बाहर नहीं छोड़ेगा, अगर जब छोड़ेगा तो ये SHO को बताएगा। जैसा कि दूसरा इसके अंदर जो कंडीशन लिखी गई वो ये लिखी गई कि जब अगर उसने कहीं मूवमेंट करनी है यानी अपने घर को छोड़ना है तो प्रायर परमिशन लेगा SHO की कि मैं भाई फलां जगह पे जा रहा हूँ। अगर वो इस प्रायर परमिशन नहीं लेता तो वो बॉन्ड की टर्म की वायलेशन कर रहा है और वो पनिशेबल है। वो आगे मैं बयान करता हूँ क्या इसकी पनिशमेंट है। उसकी रिस्ट्रिक्शन पे जो है मूवमेंट पे जो है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देगी कि वो किसी ऐसी जगह पे नहीं जाएगा जैसे स्कूल है, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, थिएटर्स हैं, सिनेमाज हैं, फेयर्स हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, होटल्स हैं, क्लब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, टी शॉप्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टैंड्स हैं, टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं, टेलीविजन स्टेशन हैं, रेडियो स्टेशन एंड अदर प्लेसेस हैं, पब्लिक और प्राइवेट पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, पब्लिक और प्राइवेट प्लेइंग फील्ड्स हैं। इन जगहों पे वो नहीं जाएगा। ठीक, उसके बाद इसके एसेट्स को चेक किया जाएगा कि ये इसके पास कितने पैसे हैं, क्या ये टेरर फाइनेंसिंग तो नहीं कर रहा है, अगर ये एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है तो इसको टेरर फाइनेंसिंग तो नहीं कहीं से हो रही। फिर उसके बाद उस पर सर्विलेंस रखी जाएगी, यानी उसकी एक्टिविटीज़, उसके इमीडिएट जो रिलेटिव्स हैं उनके भी एसेट चेक किए जाएंगे। जो उसके इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, ऐसा तो नहीं कि ये घर में है और उनके ताल्लुक आगे उन कालादम तंजीमों के पास हैं और ये इसकी एक्टिविटीज़ सारी की सारी उनके ज़रिए हो रही हैं, तो उन पर सर्विलेंस रखी जाएगी। उसके बाद इसके पास रेमेडी क्या है? रेमेडी इसके पास ये है कि ये एप्लीकेशन मूव करेगा फेडरल गवर्नमेंट को फॉर रिव्यूइंग दी ऑर्डर जो कि इसके अगेंस्ट पास हुआ है 30 डेज़ के अंदर अंदर। अगेन अगर वो इसकी फेवर में नहीं आता, इसको डी प्रोस्क्राइब नहीं किया जाता, 4th शेड्यूल से नहीं निकाला जाता, तो हाई कोर्ट में ये जा सकता है अपील में। हाँ, अब इसके अंदर एक जो अहम बात है वो ये है कि ये जो टर्म्स कंडीशन ये बॉन्ड के अंदर लिखेगा, उन टर्म्स कंडीशन की अगर ये वायलेशन करता है तो 11EE का जो सब सेक्शन 4 है वो ये कहता है कि एनी पर्सन हु वायलेट्स एनी डायरेक्शन और ऑर्डर ऑफ द फेडरल और एनी टर्म ऑफ बॉन्ड रेफर टू सब सेक्शन 2 शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। ये फेलोज ये था एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 जिसको हमने कम्प्रीहेंसिवली होलिस्टिकली फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच।